हेलो दोस्तों मैं हूं सचिन गुप्ता। आपको अपना इंट्रोडक्शन देने की नीड नहीं है, मैं जानता हूं, बहुत समय से आपको पढ़ा रहा हूं। तो आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं, ये हम लोग करने वाले हैं एसएसटी के लिए। आपने बहुत बार एसएसटी पढ़ी होगी, अलग अलग टीचर से पढ़ी होगी, लेकिन ये मेरा मानना है और ऐसा मेरा दावा है कि आपने जिनसे भी आज तक एसएसटी पढ़ी है, ये दोस्तों जो मैं आपको एसएसटी पढ़ाऊँगा ये उनसे कई गुना सॉलिड होने वाली है। आपने आज तक एसएसटी को पढ़ा होगा, रटा होगा, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूँ समझा नहीं होगा। ठीक है ना, पढ़ा होगा, रटा होगा, बट आई कैन गारंटी यू कि आपने आज तक ना समझा होगा ना आज में आप तक सोचा होगा। आप लोग क्या सोचते हो एसएसटी के बारे में? यार बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है एसएसटी, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं, एसएसटी इतना इजी सब्जेक्ट है। अगर एक बच्चा थोड़ा भी इस पे एफर्ट कर ले, डेली 25-20 मिनट भी पढ़ ले, तो वो पेपर में 100 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकता है। अगर आप साइंस को रोज 1.5 घंटा देते हो, 1 घंटा देते हो, तब जाके आप साइंस में कहीं 100 मार्क्स ऑब्टेन कर पाओगे। मैथ को अगर आप 45 मिनट देते हो, तब जाके आप नहीं कर पाओगे 100 मार्क्स ऑब्टेन। लेकिन मेरे भाई, अगर आप 20 मिनट देके एसएसटी में कर सकते हो 100 नंबर, यार तो क्यों नहीं मेहनत करते इस पर? अभी तो लॉकडाउन भी चल रहा है, तो बहुत ही आराम से मैं आपको इंश्योर कर सकता हूँ कि यहाँ पे आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हो एसएसटी के अंदर। तो मेरे प्रिय भाई, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये आपको नंबर दिलाता है। इसीलिए आज मेरा पहला दिन एसएसटी का, और मैं आपको पूरी एसएसटी फ्री में पढ़ाने वाला हूँ अपने इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आपको करना क्या है, आपको पूरी एसएसटी अगर पढ़नी है तो आपको इस यूट्यूब चैनल पे बने रहना है मेरे साथ में, ठीक है ना। डेली वीडियोस मैं आपको देता रहूँगा, आपको सेंड करता रहूँगा, ठीक है। आपके जो भी रिस्पेक्टेड नंबर्स है मेरे पास, उन पर डालता रहूँगा। बाकी अगर ऐसा कोई बच्चा है जो पूरी की पूरी एसएसटी पढ़ना चाहता है, तो मेरा चैनल से कनेक्ट रहे। एक एक वीडियो मैं डेली इस पर अपलोड करूँगा अपने चैनल पे, साउरिया क्लासेस पे। आप इससे डेली मेरी वीडियोस को देख सकते हैं, और मैं वो एसएसटी आपको पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों जो कि एकदम 1 नंबर की एसएसटी होगी। ऐसी एसएसटी मैं गारंटी दे सकता हूँ आपने आज तक कभी नहीं पढ़ी होगी, ठीक है ना। हम लोग ऐसी एसएसटी पढ़ने जा रहे हैं जो कि वाकई लाजवाब एसएसटी होगी। रोज़ आपको 30 मिनट की क्लास मेरी तरफ से फ्री मिलेगी, ठीक है ना। अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है तो मेरा एड्रेस है ये 9536888894, ये मेरा नंबर है 9536888894। अगर आप ऑनलाइन वाले बच्चे हैं मेरे, तो आपको करना क्या है कि इस नंबर पर आप सिर्फ मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल या वो नहीं कर सकते। अगर आप मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, और आप लोग मुझसे फिर तो डे टू डे तो आप मुझसे मिलते रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग मेरे से वहाँ पे डिस्कशन कर सकते हो। लेकिन ये जो नंबर है, यहाँ पर मैंने आपके लिए ग्रुप बना दिया है जो कि स्टडी ग्रुप है, और मैं चाहता हूँ कि आप इस ग्रुप को ज्वाइन करो। आप लोग के नंबर तो है मेरे पास, और जिनके नहीं है वो मुझे सेंड कर दें इस नंबर पे। आप लोग जो भी ऑनलाइन वाले बच्चे जो कि चैनल को रोज देखते हो, आप जो भी हो या फिर आज नए जुड़े हो चैनल से, तब भी आप मुझे अपने नंबर सेंड कर दीजिए दोस्तों 95368894 पर, जिससे मैं आपको इस ग्रुप पर जोड़ पाऊँ। और जो मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनका मेरे पास नंबर है ही, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार वो भी अपना नंबर मुझे सेंड कर दें। पूरी एसएसटी मैं आपको फ्री में पढ़ाने वाला हूँ। मैं फिर बोल रहा हूँ, पूरी एसएसटी डेली पढ़ाऊंगा। मंडे को भी क्लास आएगी, ट्यूसडे को भी आएगी, वेडनेसडे को भी आएगी, थर्सडे को भी आएगी, फ्राइडे को भी आएगी, सैटरडे को भी आएगी, संडे को भी आएगी, ठीक है। तो एवरीडे आपको मेरे चैनल साउरिया क्लासेस पे वीडियो मिल जाएगी। और आपको जो नंबर है बोले वो मेरा आपका 9536888894 ये नंबर है मेरा। इस पर मैं एक ग्रुप बना दूंगा आप सभी के लिए, जितने ऑनलाइन बच्चे देखते हो उनके लिए मैं बना दूंगा। जो मेरे ऑफलाइन बच्चे हैं उनके लिए मैं एक अलग ग्रुप बनाऊंगा, ऑनलाइन वाले बच्चे उनके लिए मैं एक अलग ग्रुप बनाऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत फ़र्क होगा बस। ऑनलाइन में ये हो, जो मुझसे ऑफलाइन पढ़ने आते हैं उनसे थोड़ा मैं इंटरकनेक्ट रहता हूँ, थोड़ा जुड़ा हुआ रहता हूँ उनसे। तो मैं 2-2 घंटे बैठ कर बात भी करता हूँ, कैसे उनकी प्रिपरेशन कराएं 10th की, कैसे उनको ओवरहेल्म करना है, कैसे उनको ऊपर लेके जाना है, तो सारी बातें मैं उनसे करता हूँ। लेकिन अगर आप दोस्तों मुझे ऑनलाइन भी सुनना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जितना टीचर आपकी क्लास का आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करता, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम मैं आपके चैनल से सॉल्व कर दूँगा, ठीक है। जो आप क्लास में पढ़ते हो ना, वो टीचर आपकी इतनी सुनता, ठीक है ना, जिसको आप पैसे देते हो, मैं फ्री में दोस्तों आपके आराम से काम करा दूँगा, ठीक है। तो आई होप आपको मेरे द्वारा एक एक बात समझ में आ रही होगी। तो एसएसटी की वीडियो लगातार आएगी, सोमवार मंगलवार बुधवार सब दिन आएगी, ठीक है। तो चलो मैं आज आपका स्टार्ट करता हूँ दोस्तों पॉलिटी के फर्स्ट चैप्टर से, और इसका नाम होगा दोस्तों पावर शेयरिंग। क्या नाम होगा इसका? पावर शेयरिंग। इस चैप्टर का क्या नाम है फिर सुन लीजिए,
पावर शेयरिंग। चैप्टर का नाम होगा पावर शेयरिंग, ठीक है ना। पावर शेयरिंग पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर है। हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे पावर शेयरिंग किससे कहते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपके लिए कुछ चीज़ें लेकर आया हूँ। मुझे पता है अच्छी तरीके से कि आपको जो स्कूल में पढ़ाते हैं वो आपको किस तरीके से पढ़ाते हैं। देखो दोस्तों, अगर आप मेरे साथ हो, आपको क्लास 10th की 1% चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है। मुझे हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, मैथ भी आती है, साइंस भी आती है, हिस्ट्री भी आती है। आप कहो सर आपको इतने सब्जेक्ट कैसे आते हैं, तो देखो भाई, सबके ऊपर मेरी डिटेल स्टडी है और इन सबको मैंने पढ़ा के बच्चों को 90+ मार्क्स भी दिलवाए हैं। 90 बच्चों ने 90+ बच्चे, बहुत 90+ में बच्चे आ चुके हैं जो कि मुझसे पढ़े हुए हैं 10th। किसी ने SST पढ़ी, किसी ने इंग्लिश पढ़ी, किसी ने साइंस पढ़ी, किसी ने मैथ पढ़ी, और जितने पाँचों सब्जेक्ट हैं पाँचों में 90+ का स्कोर मुझे दे चुके हैं बच्चे, ठीक है। तो चलो, पावर शेयरिंग से पहले मुझे पता है आप ये डायग्राम नहीं जानते होंगे, ठीक है। अगर आप ये डायग्राम नहीं जानते तो लाओ मैं कहीं पर लिख दूं कि आपको पावर शेयरिंग कभी समझ में नहीं आएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरा एम रटवाना है ही नहीं, मेरा एम है समझाना, ठीक है। चलो, तो मैं आपको पहले डायग्राम के माध्यम से कुछ समझाना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं आपको पावर शेयरिंग पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर ये जो समझा रहा हूँ ये चीज़ बेसिक का काम करेगी। पता लगा मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ मैंने और आपको बेसिक ही नहीं आता है, तो हाँ मेरे भाई, आप जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ना उसको आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए मैं चाहता हूँ ये जो बेसिक है ना उसको आप अच्छे तरीके से समझ लो। चलो, तो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम मैं आपको बता दूँ, हमारा जो भारत है इसमें दोस्तों एक पार्लियामेंट होती है जिसका काम होता है कानून को बनाना। आप जो भी लॉ देखते हो जो बनते हैं, ठीक है ना, ये बनाए जाते हैं हमारी पार्लियामेंट के द्वारा। जैसे कि अभी आपने देखा, जो वुमेंस थी उनके अकाउंट में 500 रुपये आने लगे जब कोरोना वायरस आया तो, ठीक है। यानी कि गरीब कल्याण योजना जो थी वो लगाई गई, और ये क्यों लगाई गई, जिससे गरीब आदमी के लिए जो कि इस कोरोना वायरस में काम नहीं कर पा रहा है, जिसके पास जीविका नहीं है जीने के लिए, इसके पास पैसे नहीं है, उसको प्रधानमंत्री सपोर्ट कर पाएँ, ठीक है। आपने देखा होगा महिलाओं के लिए अभी फ्री सिलेंडर भी बांटे गए। तो ये जितने भी दोस्तों ये लॉ बनाए जाते हैं, ठीक है, जितनी भी स्कीम बनाई जाती है, जितने भी लॉज बनाए जाते हैं, ये सब जितने भी कानून बनाए जाते हैं ये सब के सब हमारे कहाँ बनाए जाते हैं, पार्लियामेंट में बैठ के। जैसे कि आपने देखा होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, अभी कुछ दिन पहले सिटीजनशिप एक्ट पे बहुत ज़्यादा हल्ला हुआ था। आपने देखा होगा दिल्ली में कई जगह जली, थोड़ा बहुत बरेली में भी इसकी आँच आई, फिर और कई सारी जगह थी, लखनऊ में इसकी बहुत बड़ी आँच गई, कानपुर में इसकी बहुत बड़ी आँच गई। तो जितने भी कानून बनते हैं, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, ये कहाँ बना आपका, पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट का काम होता है, हमारा जो भारत है इसमें जितने भी कानून बनाने होते हैं जो देश को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं, इन सबों के लिए पार्लियामेंट कानून बनाती है। अब ये जो पार्लियामेंट होती है इसके दोस्तों 3 अंग होते हैं, ठीक है, 3 बॉडीज़ होती हैं। मैं पहले बता दे रहा हूँ, अगर बेटा ये नहीं समझोगे तो पावर शेयरिंग समझ में नहीं आएगा। अब जो ये पार्लियामेंट होती है इसके 3 अंग होते हैं, इसके दोस्तों 3 ब्रांचेस होती हैं। पहले को कहते हैं लेजिस्लेचर, दूसरे को कहते हैं एग्जीक्यूटिव, तीसरे को कहते हैं प्रेसिडेंट। ये जो लेजिस्लेचर होता है, ठीक है, लेजिस्लेचर, इसका काम होता है दोस्तों कानून को बनाना। इसका काम क्या होता है, कानून को बनाना। अब ये जो कानून बनाता है इसमें 2 चीज़ें इसकी सहायता करती हैं। एक को कहते हैं हम लोग राज्यसभा, एक को कहते हैं हम लोग लोकसभा। कानून जो होते हैं ये 2 हाउस में बनाए जाते हैं, एक होता है अपर हाउस, एक होता है लोअर हाउस। यहाँ पर जो राज्यसभा है उसे हम लोग अपर हाउस कहते हैं, लोकसभा को हम लोग लोअर हाउस कहते हैं। तो यहाँ पर 2 हाउस होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। तो ये जो होते हैं ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कानून बनाते हैं, ठीक है। अब आता है यहाँ पर एग्जीक्यूटिव। अब आपने कानून तो बना दिया, लेकिन उस कानून का पालन कौन करवाएगा, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आज कानून बना दिया कि आज से जो 5 साल तक के बच्चे हैं, ठीक है ना, या 10 साल तक के जो बच्चे हैं वो कहीं पर जाके काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। यानी कि जो चाइल्ड लेबर होता है, जो बच्चे काम करते हैं वो आज से काम नहीं करेंगे। पहली बात तो चाइल्ड लेबर पर ऑलरेडी कानून बना हुआ है, लेकिन मैं और थोड़ा कड़ा कानून बना देता हूँ कि अगर कोई बच्चा चाइल्ड लेबरी करता है तो उसको जो भी चाइल्ड लेबरी करवाएगा उस पर 10 लाख रुपए का जुर्माना पड़ेगा और 5 साल तक की जेल जाएगा। तो ये कानून हो गया। अब कानून तो बना दिए दोस्तों लेजिस्लेचर ने, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा ने, लेकिन इस कानून को फॉलो कौन करवाएगा, इस कानून को फॉलो कौन करवाएगा, तो ये कराती है एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है दोस्तों, तो एग्जीक्यूटिव में आता है आपका PM, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर आपके ये होते हैं जैसे कि आपका
फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, आपका डिफेंस मिनिस्टर हो गया, आपका दोस्तों फॉरेन मिनिस्टर हो गया, ये सारे आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स में आते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, ठीक है, डीएम, एसडीएम, ये सारे आपके होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं इनका भी काम होता है कानून को, जो लेजिस्लेटर ने जो कानून बनाया उसका पालन करवाना। आपने हमेशा देखा होगा जब भी कोई कानून बन के आता है, ठीक है ना, हमारे देश में, तो उसका जो पालन होता है वो शहर के डीएम साहब करवाते हैं, सीओ साहब करवाते हैं। तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, ये जितने भी लोकसभा और राज्यसभा कानून बनाते हैं, इनका पालन कराना इनका काम होता है, ठीक है। इन्हीं को हम लोग गवर्नमेंट कहते हैं। फिर तीसरा आता है प्रेसिडेंट। देखो आप मान के चलो कि जो एग्जीक्यूटिव, जो लेजिस्लेचर है, उसने कानून बना दिया, ठीक है ना। अब उसको देखना कि वो कानून सही है या गलत है, ठीक है, सही है या गलत है, चेक है या गलत है या सही है। तो ये देखने का काम होता है दोस्तों, अगर देखा जाए तो हमारी जुडिशरी का, जिसे हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है। तो हमारी जो जुडिशरी होती है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, कानून को बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करवाना पूरे भारत में, उसको लागू करवाना पूरे भारत में, किसका काम होता है, एग्जीक्यूटिव का। लेकिन ये चेक करना कि वो कानून ठीक है या गलत है, ये काम होता है जुडिशरी का, ठीक है, जुडिशरी का। अब यहाँ पे तीसरे आते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का दोस्तों काम होता है कि जब लोकसभा और राज्यसभा कानून बना लेती है तो फिर राष्ट्रपति उस पर अपने साइन कर देते हैं। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि इस कानून में कुछ गड़बड़ है, कुछ दिक्कत है, या ये कानून कुछ गलत है, ठीक है ना, या फिर इस कानून के अंदर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, इस चीज़ की जगह ये चीज़ आ सकती है, या फिर राष्ट्रपति का कुछ अपना पर्सनल सुझाव है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, जो ये कानून है उसको दोस्तों रोक भी सकता है। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि ये तो कानून यार बहुत ही ज़्यादा गलत है, ये तो बहुत ज़्यादा गलत है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, तो राष्ट्रपति क्या करता है, इस कानून में कुछ चेंज कर देता है और उसको दोबारा से भेज देता है लोकसभा और राज्यसभा। फिर उससे कहता है कि आप इस कानून को दोबारा से देखिए, आपने जो कानून बनाया, जो आपने लॉ बनाया है, ये मुझे लगता है गलत है और इस कानून में ये चेंज आप कर दीजिए, ठीक है। फिर लोकसभा राज्यसभा क्या करती है, इस कानून में ये चेंज करती है और फिर ये प्रेसिडेंट के पास आता है और प्रेसिडेंट इस पर साइन कर देता है। जैसे ही प्रेसिडेंट पर साइन कर देता है, फिर ये जो लॉ होता है फिर ये पूरे देश में फॉलो होने लगता है, ठीक है। जो आपका लॉ होता है ये क्या होता है, फिर पूरे देश के अंदर मान्य हो जाता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब आपके सामने मैंने 4 शब्द बताया आपको, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और राष्ट्रपति का क्या काम होता है। ये शब्द जो है ना, मैं पावर शेयरिंग में 70 बार बोलूँगा। अब पता लगा आपको ये वर्ड ही नहीं आते हैं, फिर क्या करोगे मेरे भाई, फिर आप वो चैप्टर भी अच्छे से नहीं समझ पाओगे यार। इसलिए मैं आपको पहले से ही इनका मीनिंग बता दे रहा हूँ। चलो अगला है हमारे पास। अब देखो जो गवर्नमेंट होती है हमारे यहाँ पे, ये भी समझा देता हूँ। पावर शेयरिंग में इस स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। आपके जो स्कूल में पढ़ाते हैं ना मेरे भाई, वो रट्टा मार पढ़ाते हैं। आप कहो तो मैं रट्टा मार पढ़ा दूँ सिस्टम, लेकिन रट्टा मार पढ़ाने का मुझे आप बताओ फ़ायदा क्या है। इससे बढ़िया तो यार ना ही पढ़ाऊँ, ये ना बेटर है यार। क्यों पढ़ाऊँ आपके लिए, मुझे रट्टा मारी पढ़ाना है यार। रट्टा मार पढ़ाना मुझे पसंद नहीं है। अगर आपको रट्टा मारी पढ़ना है तो कई सारे यूट्यूब पर आप किसी को भी देख लीजिए, मैं तो यार समझा के पढ़ाता हूँ, ठीक है, अच्छे से। और ये गारंटी है, अगर एक बार तुमने इस वीडियो को पूरा देख लिया, पावर शेयरिंग जीवन में कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पावर शेयरिंग तुम दूसरों को पढ़ाने लगोगे, टीचर हो जाओगे इस चैप्टर के, ठीक है। चलो तो मैं आपको समझाता हूँ आपके लिए कि हमारी जो गवर्नमेंट होती है दोस्तों, ये कितने लेवल पे काम करती है। देखो दोस्तों, गवर्नमेंट होती है 3 टायर, ठीक है ना, 3 स्तरीय होती है गवर्नमेंट हमारी। पहली होती है यूनियन गवर्नमेंट, जिसका काम होता है दोस्तों यूनियन लेवल पे काम करना, यानी कि सेंटर लेवल पर काम करना। सेंटर लेवल पे जितनी स्कीम बनाई जाती है, जैसा कि पीडीएस, आपको उस समय अनाज मिल रहा होगा, गेहूँ मिल रहे होंगे, चावल मिल रहे होंगे कोटे पे। अब ये स्कीम कैसी स्कीम है, ये ऐसी स्कीम है जो सब एक राज्य में लागू है। तो अगर कोई ऐसी स्कीम बनानी है जिसको मुझे पूरे देश में लागू करवाना है, तो वो स्कीम बनाती है यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। और यूनियन गवर्नमेंट आप जानते हैं, इसमें श्रीमान सबके फेवरेट नरेंद्र मोदी जी इसको लीड कर रहे हैं, इसको चला रहे हैं यूनियन गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, इन द सेंस कि वो इसको गवर्न करते हैं नरेंद्र मोदी जी। फिर आती है दोस्तों आपकी पहली गवर्नमेंट होती है यूनियन गवर्नमेंट, और ये सबसे ऊपर होती है हमारे भारत देश में। फिर आती है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में आपके यूपी की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ जी इस पद को काबिज किए हुए हैं। वो उसमें स्टेट गवर्नमेंट में अहम पद पर हैं, सीएम के पद पर हैं, तो वो इसको उसमें चला रहे हैं, इसमें इसको गवर्न कर रहे हैं। तो अगर किसी स्टेट के लिए कोई कानून बनाना है तो उसको बनाते हैं स्टेट के सीएम, स्टेट की गवर्नमेंट, जिसे हम कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट। अब लोकल गवर्नमेंट, मान लो कोई कानून है जो मुझे किसी गाँव के अंदर बनाना है, ठीक है ना, कहाँ बनाना है, सिर्फ गाँव के अंदर। जैसे कि कोई गाँव है, अब इस गांव की आदत सी पड़ चुकी है, यहाँ पर यह गांव जो है उनका पुराना मानना है कि जो लड़कियां होती हैं वो समाज के लिए अच्छी नहीं होती। आपने देखा हो कई सारे गांव में या कई सारी माताओं में अपनी प्रवृत्ति देखी होगी कि वो लड़कियों के लिए अच्छा नहीं समझती,
इसलिए उनको क्या करती हैं, अबॉर्शन करवा देती हैं, उनको पेट में ही मरवा देती हैं। तो मान लीजिए ऐसे किसी गांव में प्रथा है, वहाँ के लोग लड़कियाँ नहीं पसंद करते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ का जो पंच है, सरपंच है, उसके लिए वहाँ पर एक कानून बनाना पड़ेगा कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसको दोस्तों जेल में जाना पड़ेगा। तो अगर सेंट्रल लेवल पे हमें कोई कानून बनाना है तो उसके लिए काम करती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें बैठे हुए समय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। स्टेट गवर्नमेंट, अगर कोई काम स्टेट के लेवल पर होता है, जैसे कि यूपी में कोई काम हो रहा है, मान लीजिए यूपी में बहुत सारे क्राइम बढ़ चुके हैं, तो योगी जी चाहते हैं कि एक बहुत अच्छा कोई क्राइम के लिए कोई कानून बनाया जाए, इतना हार्ड कानून बनाया जाए कि अगर कोई इसको वायलेट करता है तो सीधे उसको फांसी चढ़ा दिया जाए, ठीक है ना। वैसे फांसी देना अच्छा विकल्प नहीं है आज के टाइम के ऊपर, और बहुत सारी मॉडर्न कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अब फांसी देना बंद भी कर दिया है, क्योंकि दोस्तों फांसी देना कोई सोल्यूशन नहीं है किसी भी अपराधी को उस पर अपराध सिद्ध करने का, ठीक है ना। तो इसलिए आप कई सारी मॉडर्न कंट्रीज देखोगे जिन्होंने अब फांसी देना बंद कर दी है। लोग फिर आते हैं आपकी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट काम कर सकती है, स्टेट के लेवल पे कोई कानून बना सकती है। लोकल गवर्नमेंट अपने लोकल एरिया के लेवल पे कोई कानून बना सकती है, जैसे कि या तो वो विलेज लेवल पे बना दे, पंचायत लेवल पे बना दे, या फिर वो म्यूनसिपैलिटी के लेवल बना दे, ठीक है ना, शहर के लेवल पे बना दे। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझना जरूरी था, ये भी मैंने आपको समझाया, और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि लेजिस्लेटिव होती है उसका काम होता है कानून बनाने का, एग्जीक्यूटिव का काम होता है उसको इन्फोर्स कराने का, उसको लागू करवाने का, और जुडिशरी का काम होता है उसको इंटरप्रेट करने का। मान लो कल को जो हमारी लेजिस्लेटिव है वो तानाशाह हो जाए, कहे आज से देश के अंदर डेमोक्रेसी खत्म, आज से थियोक्रेसी चालू हो गई, आज से कम्युनिस्ट चालू हो गए, आज से राजाशाही चालू हो गई, तो आप क्या करोगे? तो फिर तो यार राजाशाही चालू हो जाएगी, क्योंकि जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है जो देश आपका चल रहा है उसकी सारी गवर्नेंस इस समय आप देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। सेंट्रल गवर्नमेंट को कल को कह दे कि मोदी साहब जो हैं कल को लिख दे या कल को कानून बना दे कि आज से देश में डेमोक्रेसी खत्म, आज से देश में रिपब्लिक खत्म, आज से हम लोग सेकुलर नहीं होंगे, ठीक है ना। आज से हम लोग जो सेकुलर कहते हैं अपने आप के लिए, हमने कहते हैं हमारा भारत देश जो सो कोई तो कोई क्या नहीं दोस्तों, इसका कोई भी धर्म नहीं है। हम लोग मुस्लिम भी हैं, हम लोग मुस्लिम भी हैं, हम लोग सिख भी हैं, हम लोग हिंदू भी हैं। हमारे यहाँ पर पाकिस्तान की तरह कोई एक धर्म नहीं है जो हम लोग फॉलो करें। हमारे हिंदुस्तान में सब धर्म को बराबर से इज्जत दी जाती है, चाहे वो कोई सा धर्म हो। हम लोग मुस्लिम, हम लोग पाकिस्तान की तरह नहीं, हम लोग बांग्लादेश की तरह नहीं, हम लोग चाइना की तरह नहीं है, ठीक है। हम लोग सेकुलर हैं, यानी हमारे यहाँ पे हर धर्म के लिए बराबर से इज्जत है। अब कल के लिए मोदी जी कहते नहीं हम आज से सेकुलर नहीं, हम तो आज से हिंदू राष्ट्र हो गए, तो ऐसा नहीं हो सकता यार, क्योंकि जुडिशरी बैठी हुई है। अगर मोदी जी ने कोई भी लॉ गलत बना दिया ना तो जुडिशरी उसको तुरंत कैंसिल कर देगी, और जुडिशरी कह देगी भैया हटाओ इसको, ठीक है ना, ये नहीं ये कानून जो आपने गलत बना दिया, ठीक है। तो जुडिशरी इस पर क्या कर सकती है दोस्तों, तुरंत एक्शन ले सकती है। अब अगर आप लोग मुझसे पॉलिटी पढ़ रहे हो तो यूपीएससी के लिए, तो मैं यहाँ आपको दो आर्टिकल बताता, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। लेकिन आप लोगों को ये आर्टिकल जानने की जरूरत नहीं है, आप लोग बस इतना समझ लीजिए कि अगर कोई भी कानून एग्जीक्यूटिव के द्वारा लेजिस्लेटिव के द्वारा गलत कानून बनाया जाता है तो उसको कैंसिल करने का जो अधिकार है वो जुडिशरी के पास है, ठीक है। हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है और जो हमारी दोस्तों क्या है सुप्रीम कोर्ट है और जो हमारा हाई कोर्ट है। अब देखो दोस्तों, ये मैंने आपको बता चुका हूँ, ये रहे कॉन्स्टिट्यूशन के 3 पार्ट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव में दोस्तों कौन कौन आता है, राज्यसभा और लोकसभा। एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट आ गए और पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ गए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि वो मिनिस्टर जो इंपॉर्टेंट पद पे हैं, जैसे पीएम हैं, ठीक है ना, और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और हमारे दोस्तों होम मिनिस्टर हैं, अमित शाह जी हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, या जो भी कुछ मिनिस्टर हैं वो सब के सब यहाँ आ जाते हैं। जुडिशरी में आपको दोस्तों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आ जाता है, और जो हमारे आपने देखा होगा डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसे हम लोग बोलते हैं या सबऑर्डिनेट कोर्ट बोलते हैं, तो वो भी सब आपके कहाँ आ जाते हैं दोस्तों, यहीं पर आ जाते हैं। अब आपने इतना समझ लिया, अब आप लोग एक शब्द और समझ लीजिए जिसे कहते हैं डेमोक्रेसी। अगर आपने इतना समझ लिया ना तो पावर शेयरिंग चुटकियों में भाग गया, चुटकियों में नाचेगा, चुटकियों में चैप्टर ये, ठीक है। तो आप लोग यार इतना समझ लो। चलो आप समझते हैं डेमोक्रेसी क्या है। देखो इसको मैं बोर्ड में समझाता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा समझाना आपके लिए। कौन सा बोर्ड ले लूँ यहाँ पे, यार चलो ये वाला बोर्ड ले लेता हूँ मैं। देखो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, जब हम लोग आज़ाद नहीं थे, समय था 1947 से पहले का, तो हम पर जिन्होंने राज किया वो कौन थे, इंग्लिश थे, अंग्रेज़ थे। इन्होंने हम पे राज किया, हमें बहुत साल नौकर बना के रखा, हमारे साथ बहुत सालों तक एक कुत्ते से ही बदतर व्यवहार किया, जब चाहा तब मारा, जब चाहा तब पीटा, जब चाहा तब जेल में डाल दिया, जब चाहा तब जेल से निकाल दिया, जब चाहा तब कोड़े बरसाए। हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा जातियाँ की इन लोगों ने। अब जब हमने ये देखा इंग्लिश के टाइम पे, अंग्रेज़ों टाइम पे,
तो हमने देखा कि हमारे भारत के जितने भी लोग हैं, ठीक है ना, वो इन इंग्लिशों की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। वो लोग जो भारत के थे और अंग्रेज़ों के साथ में हो गए, उनको तो अंग्रेज़ों ने पैसा दिया, मनी दी और उनको थोड़ा सा पैसे वाला बना दिया। लेकिन वो लोग जो स्वाभिमानी थे, भारत माँ के असली सपूत थे, वो कभी भी इन अंग्रेज़ों के साथ में नहीं गए। जैसे कि मैं सबसे पहले नाम लूँगा महात्मा गांधी का। वो एक ऐसे आइडियल थे, अगर ये नहीं होते तो देश की आज़ादी नहीं मिल पाती। लेकिन आजकल कुछ यंगस्टर्स हो गए हैं, कुछ टीचर्स हो गए हैं, जिन्होंने गांधी जी के बारे में 2 लाइन नहीं पढ़ी हैं और गांधी जी के बारे में अनाप शनाप कुछ भी बोलते रहते हैं। मुझे कभी मौका मिलेगा तो मैं गांधी जी के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा और ये 100% आपसे शर्त लगा कहता हूँ कि मैं आपको उसमें ऐसा एक्सप्लेन कर दूंगा कि कभी भी आप गांधी जी को गलत नहीं समझोगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने देश को बनाने में, अंग्रेजों को भगाने में बहुत अहम भूमिका निभाई। तीसरे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौथे थे सुभाष चंद्र बोस और 5वें मैं नहीं कहना भूलूंगा भगत सिंह और छठे थे चंद्रशेखर आज़ाद और 7वें थे हमारे दोस्तों बाल पाल लाल। ये 3 लोग और थे। बाल पाल लाल, आप समझोगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। इन लोगों ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई हमारे देश को आज़ाद कराने में। ये लोग वो लोग थे जो अंग्रेज साथ में कभी नहीं मिले, लेकिन वो लोग जो अंग्रेज साथ में मिल गए बहुत पैसे वाले हो गए और वो लोग जो अंग्रेज साथ में नहीं मिले वो गरीब हो गए। तो यहाँ पर एक इनइक्वलिटी आ गई अमीरी में और गरीबी में। कुछ लोग बहुत गरीब थे, कुछ लोग बहुत ज़्यादा रईस थे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या कहा, हम लोगों ने कहा जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब इंग्लिश यहाँ से भाग गए, तो हमने कहा देश तो देखो ऐसा है कि जो लोग गरीब हैं और जो लोग रईस हैं, हमें इनके बीच का जो अंतर है ना वो ख़त्म करना है। अब अंतर कैसे ख़त्म होगा? देखो यार, गरीब जो है ना उसको भी ये ज़रूरी है कि हम उसको अमीर बनाएं। आजकल आप देखते हो गवर्नमेंट गरीबों के लिए इसमें 500 बांट रही, कोरोना के लिए क्यों बांट रही है? क्योंकि वो लोग भी थोड़े से ऊपर आ पाएँ, अपना खाना पीना खा पाएँ, सही है ना। गवर्नमेंट गरीबों के लिए बहुत सारी तरीके की स्कीम बनाती रहती है। क्यों स्कीम बनाती है गरीबों के लिए? वो चाहती है कि ये भी रईसों के बराबर आ पाएँ। जो सुख सुविधाएं रईस ले रहा है ये भी वही सुख सुविधाओं का भोग कर पाएँ, ये भी वही सुख सुविधाएं ले पाएँ। तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट टैक्स लेती है कंपनियों से, पैसे वाले लोगों से और उन्हें देती है गरीब लोगों के लिए, जिससे गरीब लोगों का दोस्तों उद्धार हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या, जब अंग्रेज छोड़ के गए देश के लिए, देश में बहुत असमानता थी। कुछ लोग बहुत रईस थे और अमूमन लोग 80% लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे, इतने गरीब थे जिनके पास खाने के लिए भी नहीं था। तो हम लोग, आप समझते हो, राजाशाही में तो जा ही नहीं सकते थे। अगर राजाशाही में जाते तो दिक्कत ये हो जाती कि जो लोग गरीब थे वो और गरीब हो जाते, ठीक है ना। क्योंकि आप जानते हो राजाशाही में क्या होता है कि एक परिवार होता है, उसी के हाथ में सब शक्तियाँ होती हैं। राजा बनता है, उसका बेटा, उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा। तो हम लोग चाहते थे कि हम लोग एक ऐसे देश का निर्माण करें जहाँ पर दोस्तों इक्वलिटी हो। कैसी इक्वलिटी हो? जहाँ पे सब बराबर हो, ठीक है ना। और जहाँ पे सब बराबर हो, ऐसा हमें बनाने के लिए एक ही चीज़ का सहारा मिल सकता है, जो है डेमोक्रेसी। क्या है? डेमोक्रेसी। क्योंकि दोस्तों डेमोक्रेसी एक ऐसी टाइप ऑफ पॉलिटिक्स है जिसमें कि जितने भी लोग होते हैं देश के, उन सबको बराबर का अधिकार होता है, सबको बराबर का नौकरी पाने का अधिकार होता है, सबको बराबर का काम करने का अधिकार होता है, सबको बराबर का सैलरी लेने का अधिकार होता है। आपने अंग्रेजों में क्या देखा? जो लोग अंग्रेजों की तरफ वफादार थे या फिर जो अंग्रेज़ थे, उन्हें सैलरी बहुत ही अच्छी मिलती थी। लेकिन वो लोग जो अंग्रेजों की तरफ नहीं थे, जो अंग्रेजों के विरुद्ध थे, उन्हें इतनी कम सैलरी दी जाती थी, बहुत ज़्यादा। दूसरी बात हमने क्या देखा, अंग्रेजों के टाइम पे हमने देखा कि जो इंग्लैंड था, जहाँ से अंग्रेज आए थे, वहाँ पे महारानी थी, आज भी महारानी है, यही हाथ में सबकी सब पावर है, ठीक है। तो उस समय की बात कर रहा हूँ, आज की बात नहीं कर रहा हूँ। आज तो वो एक बस आप ये समझ लीजिए नॉमिनल हेड बन चुके हैं। आज हाथ में उनकी कोई पावर नहीं है। लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो हमारे देश में बाहर अंग्रेज आए, मैं उसमें बात कर रहा हूँ। उस समय पर वहाँ की जो रानी थी, उनके हाथ में पूरी शक्ति थी। तो हम लोगों ने देखा यार, अगर हम एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं 1947 में, जितने कि हम सारी की सारी पावर एक ही व्यक्ति के हाथ में डाल देते हैं, तो इससे होगा क्या, जो व्यक्ति है बस उसी का भला हो पाएगा। बाकी जितने भी लोग हैं वो सब के सब क्या करते रहेंगे दोस्तों, नौकरी करते रहेंगे राजा और रानी की, वो कभी भी डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो हमने यार डेमोक्रेसी बनाई, ऐसी व्यवस्था बनाई जहाँ पे हर एक व्यक्ति के लिए नौकरी मिले, हर एक व्यक्ति के लिए जस्टिस मिले, हर एक व्यक्ति पीएम बन सके, हर एक व्यक्ति ग्राम प्रधान बन सके, हर एक व्यक्ति डीएम बन सके। तो ऐसे सिस्टम बनाने के लिए हमने बनाया दोस्तों डेमोक्रेसी। क्या बनाया? डेमोक्रेसी।
क्योंकि डेमोक्रेसी आपका वह हथियार है जिसमें कि दोस्तों एक प्रावधान है, और वो ये है कि यहाँ पे जितने भी लोग इलेक्ट होंगे वो सबके सब दोस्तों लोगों के द्वारा चुने जाएंगे, ठीक है ना। सबके सब कैसे होंगे, लोगों के द्वारा चुने जाएंगे, ठीक है। यानी कि जो डेमोक्रेसी होती है उसमें दोस्तों राजा राज नहीं करता, उसमें सबके सब पावर राजा के हाथ में नहीं होती। डेमोक्रेसी में पावर बटी हुई होती है। कैसे, देखो, कुछ पावर सेंटर के हाथ में होती है, कुछ पावर स्टेट के हाथ में होती है, कुछ पावर डीएम साहब के हाथ में होती है, कुछ पावर एसडीएम के साहब के हाथ में होती है, कुछ पावर प्रेसिडेंट के हाथ में होती है, कुछ पावर जुडिशरी के हाथ में होती है। लेकिन जहाँ पर राजाशाही होती है वहाँ पर सब पावर राजा के हाथ में होती है, ठीक है ना। अब अगर किसी देश के अंदर मैं पावर को बांटूंगा तो इससे आप जानते हो, अगर मैं पावर का बंटवारा करूंगा तो इससे बहुत सारे लोगों का भला होगा। जो डीएम बनेगा उसको पैसे मिलेंगे, वो थोड़ा सा अच्छा होगा पैसों में। जो एसडीएम मिलेगा उसको भी सरकार वेतन देगी, वो थोड़ा अच्छा होगा पैसों में। जो प्रेसिडेंट बनेगा, जो दोस्तों आपके स्टेट गवर्नमेंट में जो बैठेंगे, आपके सीएम बैठेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर बैठेंगे और कई सारे के मिनिस्टर बैठेंगे, इनको भी पैसा मिलेगा। लेकिन राजाशाही में ऐसा नहीं होता। राजाशाही में जो धन होता है पूरे स्टेट का, जो धन है, जो पैसा है, वो एक ही आदमी के हाथ में होता है। लेकिन जो डेमोक्रेसी में होता है, पैसा सबके हाथ में होता है। डेमोक्रेसी में देश एक एक व्यक्ति चलाता है, लेकिन जो आपका दोस्तों राजाशाही होती है वहाँ पे जो देश चलाया जाता है वो मात्र एक व्यक्ति की तरह चलाया जाता है। डेमोक्रेसी में ये मौका दिया जाता है कि हर एक आदमी अपने आप को गरीब से अमीर बना पाए, हर एक आदमी अच्छी पोजीशन पे जा पाए। जैसे कि आप मान लो आज एक हमारे भारत देश के अंदर कोई गरीब आदमी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसको इलेक्शन लड़ना पीएम का तो लड़े आराम से। कहीं पर नहीं लिखा हुआ कि आप पीएम का इलेक्शन नहीं लड़ सकते, आप पीएम नहीं बन सकते। आज हमारे देश में चाय वाला ही पीएम है। ये दोस्तों क्या है, ये डेमोक्रेसी की तो बलिहारी है कि एक बहुत गरीब बंदा जो चाय बेचता था वो आज पीएम बन के बैठा है। तो हमारे यहाँ पर हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया है, एक डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे हर बंदे को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलता है, हर बंदे को इक्वलिटी मिलती है, हर बंदे को राइट टू स्पीच है, कुछ भी बोल सकता है, हर बंदे को राइट टू एक्सप्रेशन है, वो कुछ भी लिख सकता है, ठीक है ना। तो हमने हर बंदे को यहाँ पर इक्वलिटी दी है। तो डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे सरकार चलाई जाती है देश के एक एक बंदे के द्वारा। अच्छा, आपने पीएम बने हमारे देश के नरेंद्र मोदी, तो क्या जो पीएम बने उसमें आप वोट देने नहीं गए? वोट तो आप भी देने गए इसके अंदर। तो क्या देश आप नहीं चला रहे हो? अगर आप लोग नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देते, राहुल गांधी को वोट देते, तो क्या आज पीएम नरेंद्र मोदी होते? बिल्कुल नहीं होते। यानी कि देश को कैसे चलाना है ये किसके हाथ में डिसाइड करता है? ये हमारे हाथ में डिसाइड करता है। हम जिसको पीएम बनाएंगे वो वैसे ही काम करेगा। तो जो देश के अंदर काम होना है किस पर डिपेंड करता है? हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जहाँ पे राजाशाही होती है वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जो राजा होता है वो अहम ब्रह्मास्मि होता है। वो कहता है मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही सब कुछ करूँगा, ठीक है। मैं ही जुडिशरी हूँ, मैं ही एग्जीक्यूटिव हूँ, मैं ही लेजिस्लेटिव हूँ, मैं सब कुछ करूँगा, ठीक है। लेकिन हम लोग डेमोक्रेसी में जी रहे हैं जिसमें देश चलता है दोस्तों लोगों के द्वारा। देश चलता है दोस्तों यहाँ पे इक्वेलिटी से, देश चलता है दोस्तों यहाँ पर आपका यूनिटी से। यहाँ पे देश ऐसे नहीं चलता राजाशाही की तरह कि वहाँ पे क्या हो, राजा हो वही खुद एग्जीक्यूटिव बन जाए, खुद लेजिस्लेटिव बन जाए, खुद जुडिशरी बन जाए, देश का सब पैसा उसी के पास हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों का बंटवारा कर देते हैं, तो उसी को हम कहते हैं डेमोक्रेसी। तो आई होप डेमोक्रेसी को मैंने बहुत डेप्थ में समझा दिया है। अब आपको समझ में आना चाहिए कि डेमोक्रेसी क्या है। तो डेमोक्रेसी दोस्तों एक लास्ट शब्द बोलता हूँ, कभी आपको लिखने को आए डेमोक्रेसी क्या है तो आप सिंपल बोल दोगे रूल बाय द पीपल, ठीक है। डेमोक्रेसी क्या है? रूल बाय द पीपल। राजाशाही क्या है तो वो आपको उसमें लिख देना है जहाँ पे किंग और प्रिंसेस होते हैं। जैसे कि इंग्लैंड आपको मैं परफेक्ट बोल सकता हूँ, जैसे कि इंग्लैंड बोल सकता हूँ मैं आपको। इंग्लैंड में क्या होता है दोस्तों, रूल बाय द किंग। अगर आपसे पूछे थ्रू राजाशाही क्या है तो वहाँ पे आप बोलोगे रूल बाय द किंग, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, जो किंग होता है वही ब्रह्मा होता है, वही सब कुछ करता है, ठीक है। लेकिन जो डेमोक्रेसी होती है वहाँ पर रूल बाय द पीपल होता है, हम और आप रूल करते हैं। अगर हमारे लिए स्टेट गवर्नमेंट में सीएम चुनना है तो हम लोग वोट डाल के आएंगे, हम लोग चुनेंगे, हम लोग सरकार चलाएंगे। सरकार कौन चला रहा है? आपको क्या लगता है कि पीएम सरकार चला रहा है, नरेंद्र मोदी सरकार चला रहे हैं, आदित्यनाथ योगी सरकार चला रही है? ये सरकार नहीं चला रहा है, सरकार चला रहे हैं हम लोग। जब हमारी इच्छा में होती है तब हम लाके उस सीएम को बैठा देते हैं। इनका क्या है, ये तो हमारा विश्वास हासिल करते हैं और जाके पद पे बैठते हैं, हमारे बिहाफ पे काम करते हैं। ये लोग काम किसके बिहाफ पे कर रहे हैं? हमारे आपके बिहाफ पे तो काम कर रहे हैं। जो हमारा और आपका इंटरेस्ट है उसी पे तो काम कर रहे हैं, और किसी इंटरेस्ट पे काम कर रहे हैं। हमारा अगर आपका इंटरेस्ट है उस पर काम कर रहे हैं। अगर ये मान लो कल को अपने इंटरेस्ट पे काम करने लगे तो अगले इलेक्शन में हमने भगा देंगे, कहेंगे भैया हटो, आपने हमारे इंटरेस्ट पे काम नहीं किया तो हम आपके लिए हटा रहे हैं,
ठीक है ना। तो डेमोक्रेसी जो दोस्तों एक ऐसी व्यवस्था होती है जहाँ पे सरकार चलाते हैं लोग, ना कि पीएम सरकार चलाते हैं, ना कि वहाँ पे सीएम सरकार चलाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात क्लियर हटकर समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलो आज की जो क्लास थी आई थिंक मैं बेसिक ये रहने दूँ या इसको और बढ़ाऊँ, ठीक है ना, या मूल चैप्टर पे आज ही लेके चलूँ। टाइम हो चुका है दोस्तों आपका इस वीडियो का 30 मिनट। चलो 30 मिनट का टाइम हो चुका है, मैं इस वीडियो को यहीं पे रोकूंगा। कल मैं इस चैप्टर के मूल चैप्टर में जाऊंगा, जो मूल चीज़ें हैं उसमें जाऊंगा, और कल मैं वीडियो अपलोड करूंगा। दोस्तों मैंने ऐसा प्लान किया है, देखो साइंस तो आप जो पढ़ रहे हो वैसे चलती रहेगी, ठीक है ना, लेकिन जो एसएसटी है ये अब आप लोग मेरे चैनल से पूरी कंप्लीट कर लीजिएगा। आप लोग क्या करिएगा, आप यहाँ से जितने भी मेरे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हैं, जितने ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हैं, वो लोग क्या करें, मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया उस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो। इससे फ़ायदा क्या होगा कि मैं अगर कोई क्लास डालता हूँ तो आपको मिल जाएगी। 10th क्लास की पूरी एसएसटी मैं आपको यहाँ पढ़ाने वाला हूँ, पूरी इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ, पूरी हिंदी पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पे मैं आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। एसएसटी पहले बता देना हूँ क्लास 10th के। यहाँ पर आप मुझसे 3 सब्जेक्ट पढ़ोगे क्लास 10th के फ्री ऑफ कॉस्ट। पहला होगा एसएसटी, दूसरा होगा दोस्तों इंग्लिश, और तीसरा होगा हिंदी। ठीक है, मैं आपको कंटिन्यू ये 3 सब्जेक्ट कराऊँगा। यहाँ पे पहला आपको मैं कराऊंगा एसएसटी, दूसरा कराऊंगा इंग्लिश, और तीसरा करा दूंगा यहाँ पे मैं आपको हिंदी। ठीक है, ये 3 आपको करा दूंगा। अगर आप लोग ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हैं और आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं आपको भी कराऊं साइंस, आपको भी मैं मैथ कराऊं, मैं वैसे ऑफलाइन वाले बच्चों को तो करा ही रहा हूं, तो अगर आप लोग भी चाहते हो मैं आपको मैथ और साइंस कराऊं, दोस्तों इसके लिए आपको बहुत ही मिनिमल फीस है वो आपको मुझे पे करनी पड़ेगी, और मैं फिर आपको ऑनलाइन माध्यम से पढ़ा दूंगा। ठीक है, ऑनलाइन माध्यम आपको पता है बहुत सारे हैं, मैं इनमें सेलेक्ट करता हूँ गूगल, ठीक है ना, इनमें आप ये जूम से पढ़ लीजिएगा, जो आपको अच्छा लगता है आप उससे पढ़ लीजिएगा, उससे मैं आपको पढ़ा दूंगा। इसमें दोस्तों बहुत ही कम फीस मैंने रखी है, बहुत ही मिनिमल फीस रखी है, तो आप आके वहाँ पे मुझसे ज्वाइन हो सकते हो, और मैं आपको दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से ऑनलाइन ऐसे पढ़ा दूंगा कि आपको कोई महसूस ही नहीं होगा कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो या फिर दोस्तों आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो। ठीक है, ऐसे करके पढ़ा दूंगा। बाकी जितने नोट्स होते हैं मैथ के या फिर साइंस के, वो सब के सब मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो उसमें आपको कोई चिंता की दिक्कत नहीं है, कोई आपको समस्या लेने की आवश्यकता नहीं आएगी। ठीक है, और नोट्स आपको पूरे प्रोवाइड करा दूंगा। आपको दोस्तों अपना फ़ोन नंबर दे दूंगा, ठीक है ना, जिससे आप मुझे किसी समय कॉल कर सकते हो। ठीक है, और हम लोग शाम को 6 बजे रोज़ बैठा करेंगे 6 PM पे, और लाइव वीडियो चैट किया करेंगे, एक दूसरे के सामने आया करेंगे बाय व्हाट्सएप, और जिसमें आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो आप मुझसे पूछ सकोगे लेक्चर के रिगार्डिंग। ठीक है, तो इतनी सारी मैं आपको सुविधाएं दे दूंगा, आपको ऐसे करके पढ़ा दूंगा। एक बात और मैं आपको बता दूं, मेरे कई सारे पढ़ाए हुए जो स्टूडेंट हैं वो 90+ कर चुके हैं, तो अगर आप मेरे साथ आते हो तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा, आपको यहाँ पर मेरे साथ में दोस्तों आना पड़ेगा। ठीक है, जिससे मैं आपको बहुत ही अच्छा पढ़ा पाऊँ। बाकी 3 सब्जेक्ट मैं आपको बिल्कुल यहाँ फ्री में पढ़ाने वाला हूँ। फिर बोल देता हूँ एक बार, आपको एसएसटी फ्री में पढ़ेंगे हम लोग, इंग्लिश फ्री में पढ़ेंगे हम लोग, और हिंदी फ्री में पढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी होती है मेरा फ़ोन नंबर है 9536888894। आप मुझे इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल नहीं करेंगे। अगर आप मेरे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हैं तो मुझे आप कॉल नहीं कर सकते, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर कई सारे बच्चे हैं। अगर मैं सबसे बात करने लगा तो मुझे लगेगा मैं पूरे दिन तो फ़ोन पे बात करता रहूँगा, लेकिन जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हैं ही कैन कॉल मी, ही और शी वेदर जो भी हैं, तो वो मुझे फ़ोन कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे मिलने भी आ सकते हैं। लेकिन जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हैं उन्हें मेरा ये व्हाट्सएप नंबर मैं दे दिया है, इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो मैं बस इसी लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूँ। कल मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी दोस्तों, जरूर से देखना यार। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको एसएसटी इंग्लिश और हिंदी निरंतर पढ़ाता रहूँ, कंटिन्यू पढ़ाता रहूँ बिना किसी ब्रेक के, दोस्तों आपको इस वीडियो को 3 काम करने पड़ेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये कोर्स आपके लिए चला रहा हूँ। आपको इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, आपको इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, और आपको इस वीडियो पे कमेंट करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो मैं आज बता रहा हूँ, ना तो मैं ऑनलाइन एसएसटी पढ़ाऊँगा, ना ऑनलाइन इंग्लिश पढ़ाऊँगा, और ना ऑनलाइन हिंदी पढ़ाऊँगा। जो मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे उन्हें तो मैं ऑफलाइन बुला के पढ़ा ही दूँगा, लेकिन आप जितने भी ऑनलाइन वाले हो बेटा, मैं ना तो इंग्लिश पढ़ा पाऊँगा आपको, ना एसएसटी पढ़ा पाऊँगा, ना आपको हिंदी पढ़ा पाऊँगा। सीधी सी बात है, अगर आप लोग वीडियो ही नहीं देखोगे, जब मुझे अच्छे कमेंट और लाइक ही नहीं आएंगे, तो मैं किसके लिए पढ़ाऊँगा। आप लोग अच्छे कमेंट करोगे, आप लोग अच्छा शेयर करोगे वीडियो के लिए, तो मुझे भी मोटिवेशन आएगा कि मेरे बच्चे मुझे देख रहे हैं, मेरे बच्चे मुझे पसंद कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए काम करूंगा यार, आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना के दूंगा। ठीक है ना, तो दोस्तों उसी तरह वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू, जय हिंद।